चाहा है तुमको चाहेंगे हरदम, मर के भी दिल से ये प्यार न होगा कम। तेरी याद जो आती है मेरे आंसू बहते हैं, दुनिया से करम करना हर पल जो रहते हैं। क्या ये जिंदगानी है बस यही कहानी है, बस यही कहानी है, क्या ये जिंदगानी है। चाहा है तुमको चाहेंगे हरदम, मर के भी दिल से ये प्यार न होगा कम। जी हाँ दोस्तों, मैं आज आप सभी को इस वीडियो में विंडो एयर कंडीशनिंग के बारे में बताना चाहूँगा। जैसा कि मेरे पास साथियों का कमेंट आया था और कई सारे स्टूडेंट्स का भी कमेंट आया था कि सर वीडियो बना दीजिए विंडो एयर कंडीशनिंग पे, तो आज मैं विंडो एयर कंडीशनिंग के बारे में लेके आया हूँ। ये विंडो एयर कंडीशनिंग में गैस चार्जिंग, वर्किंग, फंक्शनिंग पूरा टोटल आपको इस वीडियो में मिल जाएगा कि विंडो एयर कंडीशनिंग वर्क कैसे करती है। विंडो एयर कंडीशनिंग लगाते कहाँ पर हैं, विंडो एयर कंडीशनिंग लगाने की ज़रूरत क्या पड़ती है, और विंडो एयर कंडीशनिंग कब यूज किया जाता है, कितने टन से कितने टन तक यूज करते हैं। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वन टू ऑल, स्टार्टिंग से अंत तक आप वीडियो में बने रहिए, जानकारी आपको ज़रूर समझ में आएगी। जानकारी आपको समझ में ना आए ऐसा हो नहीं सकता। सर आप ज़रा केयरफुली देखिएगा। तो बताते हैं विंडो एयर कंडीशनिंग। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है विंडो एयर कंडीशनिंग, विंडो मतलब क्या होता है, विंडो खिड़की होता है, और एयर कंडीशनिंग मतलब क्या होता है, हवा को कंडीशनिंग करना, यानी कि हवा की कंडीशनिंग करना, हवा को अपने अनुकूल बना देना या हवा को ठंडा कर देना, हवा को ठंडा कर देना, हवा की ह्यूमिडिटी जो है, आर्द्रता जो है उसको कम कर देना, या ये सब कंडीशनिंग में आता है आपकी एयर कंडीशनिंग में। एयर को कंडेंस कर देना, ठीक है, तो नाम से ही पता चल रहा है। और विंडो का मतलब वो खिड़की में ऐसी वातानुकूलन जो यूनिट जो कि अपनी विंडो में लगाई जाती है, तो विंडो एयर कंडीशनिंग कहलाती है। आपने स्प्लिट सुना होगा, स्प्लिट का नाम, और फिर आगे पैकेज का नाम सुना होगा। इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे, अलग अलग वीडियो में करेंगे, एक वीडियो में कर देंगे तो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, तो इसलिए सबके बारे में अलग अलग डिस्कस करते हैं। आज सिर्फ हम विंडो एयर कंडीशनिंग की बात करेंगे। हमने क्वेश्चन में बताया था कि किस चीज़ पे बात करेंगे, तो विंडो एयर कंडीशनिंग हम कितने टन से लेके कितने टन तक यूज कर सकते हैं। तो विंडो एयर कंडीशनिंग हम जो है वो 0.5 टन से लेके और 3 टन तक यूज करते हैं। विंडो एयर कंडीशनिंग जो है वो 0.5 टन से लेके 3 टन तक यूज करते हैं। इसके ऊपर अगर हमको कंडीशनिंग करना है तो हम पैकेज एयर कंडीशनिंग का यूज करते हैं। पैकेज एयर कंडीशनिंग क्या होती है उसके बारे में अगली वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा, क्योंकि ये वीडियो विंडो एयर कंडीशनिंग इतना ब्रॉड हो जा रहा है, तो क्या है कि मैं इसके बारे में दूसरी वीडियो में डिस्कस कर दूंगा। अब बात करते हैं स्प्लिट एयर कंडीशनिंग। ये आती है ऐसे ही रूम के लिए ही आप यूज़ कर सकते हो अपने ह्यूमन कंफर्ट के लिए, लेकिन विंडो एयर कंडीशनिंग और स्प्लिट एयर कंडीशनिंग में डिफरेंस इतना है कि विंडो एयर कंडीशनिंग में एक ही चीज़ में सिस्टम पूरा इनबिल्ड होता है, लगा होता है, एक यूनिट होती है, एक ही यूनिट में आपके, जो हमने साइकिल की वीडियो बनाया है, अगर आपको आपने उसको नहीं देखा है कि रेफ्रिजरेशन साइकिल क्या होती है, तो उसकी वीडियो आपको आई बटन में मिल जाएगी, आप वहां जाके देख लीजिएगा, नहीं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा लिंक, वहां पर जाके आप देख सकते हैं। इसमें क्या होता है कि पूरा हमने बता दिया है कि कंडेंसर जो होता है, एवोपरेटर होता है, और आपका कैपिलरी ट्यूब होता है, और ये आपका एवोपरेटर हो गया, कंडेंसर हो गया, यहाँ से कंप्रेसर हो गया, ये सारी चीज़ें एक ही यूनिट में लगी होती हैं, इसलिए इसे
और इसको हम क्या है, विंडो में अगर हमारे यहाँ पे मतलब जगह है, विंडो खुली हुई है, तो विंडो में हम इसको फिट कर सकते हैं, इसलिए इसका नाम विंडो एयर कंडीशनिंग दिया गया। स्प्लिट एयर कंडीशनिंग की थोड़ी सी बात अगर करें तो स्प्लिट एयर कंडीशनिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है? अगर हमारे रूम में कोई भी ऐसा रूम है जहाँ पर हमें विंडो नहीं मिल पा रही है और हमको रिक्वायरमेंट है कि हमको लगाना है एसी, उसको वातानुकूलित करना है, और विंडो नहीं है, तब फिर उसमें एयर कंडीशनिंग कैसे करेंगे? तो उसके ऊपर बात करते हैं। तो उसमें एयर कंडीशनिंग करने के लिए हमें क्या है कि स्प्लिट एयर कंडीशनिंग यूज़ कर लेते हैं, जो कि एवोपरेटर कॉइल जो होती है वो रूम के अंदर हमारे लग जाती है, रूम के अंदर लग जाती है, और आउटडोर जो होता है उसका कंडेंसर हाई साइड पार्ट जो होता है वो बाहर लग जाता है, कंडेंसर और कंप्रेसर का पार्ट जो होता है वो बाहर लग जाता है। ये हमारी आउटडोर यूनिट हो जाती है, चाहे इसको वॉल में बाहर लगा दें या छत के ऊपर रख दें। तो ऐसी यूनिट जब यूज़ की जाती है तो जिससे कि हम पाइपिंग की मदद से बाहर आउटडोर को रख देते हैं और सिर्फ हमें अंदर एवोपरेटर मिलता है, एक यूनिट लगा दी जाती है, यूज करते हैं। तो ये हमारा स्प्लिट एयर कंडीशनिंग हुआ, जहाँ पे हमें विंडो नहीं मिल रही, खिड़की नहीं है, वहाँ पे हम यूज़ करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे लोग करेंगे पैकेज एसी का हम यूज़ कर सकते हैं, पैकेज एसी बाहर रख के और सिर्फ इंडोर लगा सकते हैं, या वीआरवी का यूज़ कर सकते हैं, वेरिएबल रेफ्रिजरेंट फ्लो वेरिएबल रेफ्रिजरेंट वॉल्यूम, वीआरबी और वीआरएफ का यूज़ कर सकते हैं, जो कि एक ही यूनिट, दोनों एक ही चीज़ होती हैं, नाम अलग अलग कंपनियां अलग अलग देती हैं। तो क्या है, इसका सबका यूज़ कर सकते हो आप। लेकिन अभी कोई क्लाइंट है जिसका सिर्फ एक ही रूम में कूलिंग चाहिए और इतना वो स्पेंड नहीं कर, ये महंगी यूनिट आती हैं, इतना नहीं खर्चा करना चाह रहा है, तो वो हमारा स्प्लिट एयर कंडीशनिंग यूज़ कर सकता है। ये सब बात साइड में रखते हैं, नहीं तो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। सिर्फ मैं आज बात कर रहा हूँ विंडो एयर कंडीशनिंग पे। तो विंडो एयर कंडीशनिंग की आज गैस चार्जिंग के बारे में बता देते हैं, और उसके बारे में बता देते हैं गैस चार्जिंग के बारे में, और इसकी वर्किंग कैसे होती है उसके बारे में भी बता देते हैं, साइकिलिंग के बारे में भी बता देते हैं। पूरा आज विंडो एयर कंडीशनिंग के बारे में सारी चीज़ें आप सीख पाएंगे। क्या है कि अपनी जो एयर कंडीशनिंग है वो अपनी 0.5 टन से लेकर 3 टन तक मिल जाती है। अब इसमें कितने कितने टन में आती हैं मैं उसके बारे में भी बता दे रहा हूँ। 0.5 टन की आपने जान लिया, 0.75 टन की भी आती है, और 1 टन की भी आती है, 1.5 टन की भी आती है, और 2 टन की भी आती है, 2.5 टन यानी कि 2.5 टन की भी आती है, और 3 टन की भी आती है। तो ये हमारा एयर कंडीशनिंग हो गया, जो कि इतने इतने टन में आती है, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लगा लेंगे। अब कैसे, जैसे हमारा रूम 10 बाई 10 का है, यानी कि 100 स्क्वायर फीट का है, 100 स्क्वायर फीट का हमारा रूम है, तो कितने टन की एसी लगाएंगे? तो ऐसी रिक्वायरमेंट होती है। तो सीधा हम आप इसको कैलकुलेट कर लोगे और कैलकुलेट करके बता दोगे, कैलकुलेट करके कि कितने टन की लगाएंगे। तो इसमें 1 टन की एसी हमारी पर्याप्त है। ये कैलकुलेशन का वजन नहीं आता है तो इसकी वीडियो में पर्टिकुलर आप कमेंट कीजिएगा, मैं बना के डाल दूंगा आपको। इन्वर्टर एसी के बारे में भी बना के डाल दूंगा, आप लोग उसको भी देख लीजिएगा। अब विंडो एयर कंडीशनिंग में लगी क्या क्या होती हैं, कौन कौन सी चीज़ें लगी होती हैं, मेन चीज़ें क्या होती हैं। तो साइकिल में हमने सारी चीज़ें बताई थी साइकिल वाले वीडियो में कि रेफ्रिजरेशन साइकिल क्या होती है, वही चीज़ सारे यूनिटों में लगेंगी, चाहे वो पैकेज एयर कंडीशनिंग हो, चाहे स्प्लिट एयर कंडीशनिंग हो, और चाहे आपका वीआरवी वीआरएफ हो, सारी चीज़ें होती है। बस सेफ्टी प्रिकॉशंस बढ़ते चले जाते हैं और इक्विपमेंट बढ़ते चले जाते हैं। थोड़ा सा वो बड़ी यूनिट है इसलिए सेफ्टी प्रिकॉशन उसमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, और इस सब छोटी यूनिटें हैं तो इसलिए थोड़ा कम होता है। आइए बात कर लेते हैं। इसमें जो आपकी विंडो एयर कंडीशनिंग होती है, इसमें 2 साइकिलें होती हैं। एक मैकेनिकल साइकिल होता है, पहला जो होता है वो मैकेनिकल साइकिल होता है, और दूसरा क्या होता है, इलेक्ट्रिकल साइकिल होता है। अब बात कर लेते हैं दोनों साइकिलों के बारे में। सबसे पहले मैकेनिकल साइकिल के बारे में बात कर लेते हैं। मैकेनिकल साइकिल में हमारा जो ये यूनिट होता है, एक ही यूनिट में, हमने बताया पहले भी बता दिया है कि एक ही यूनिट में हमारा सारी चीज़ें, एवोपरेटर, कंडेंसर, कैपिलरी ट्यूब, कंप्रेसर, ये सारी चीज़ें एक ही यूनिट में इनबिल्ड होते हैं, और उसको विंडो में फिट कर दिया जाता है, इसलिए विंडो एयर कंडीशनिंग कहलाता है। और एक ही यूनिट फिट कैसे होते हैं, वो कंप्रेसर भी इसी में रखा होगा, कंडेंसर भी इसी में रखा होगा, और आपका जो एवोपरेटर है
वो भी इसी रूम में रखा होगा। अब गैस चार्जिंग जो है, जैसे कि हमने इसको जोड़ के पहले दिखा देता हूँ मैं जोड़ के, उसके बाद में दिखाता हूँ फिर गैस चार्जिंग के बारे में। ये हमारा एवोपरेटर हो गया, ठीक है। ये हमारा कंडेंसर हो गया, ये हमारा कंप्रेसर हो गया। अब कंप्रेसर से जो हमारा डिस्चार्ज लाइन है, डिस्चार्ज लाइन निकलती है, वो डिस्चार्ज लाइन जाके कहाँ जुड़ेगी? कंडेंसर में। कंडेंसर में इसकी जो यहाँ से जो रेफ्रिजरेंट निकलता है वो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर रेफ्रिजरेंट निकलता है। वो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर रेफ्रिजरेंट जो है आपके कंडेंसर में गया, और कंडेंसर में जाने के बाद में उसकी गर्मी कंडेंसर क्या करता है, अब कंडेंसर की फंक्शनिंग भी बताया है। कंडेंसर में क्या होता है कि रेफ्रिजरेंट की गर्मी को निकाल लिया जाता है और रेफ्रिजरेंट को क्या है, ठंडा कर दिया जाता है। इसकी दो फंक्शनिंग हो जाती है कंडेंसर की। एक तो पहला कि जो वेपर रेफ्रिजरेंट होता है कंप्रेसर से आता है उसको लिक्विड में कन्वर्ट करता है, और दूसरा जो होता है वो रेफ्रिजरेंट की गर्मी को निकाल के वातावरण में छोड़ देता है। तो दो फंक्शनिंग हो गया, लिक्विड को हाई टेम्परेचर जो रेफ्रिजरेंट था उसको लो टेम्परेचर में करता है, और जो वेपर रेफ्रिजरेंट होता है उसको लिक्विड में कन्वर्ट करता है। अब यहाँ से रेफ्रिजरेंट निकलता है तो यहाँ पे चला जाता है आपका ड्रायर में। ड्रायर में क्या होता है, सिल्का जल भरा होता है, और सिल्का जल क्या करता है, रेफ्रिजरेंट, इसलिए इसमें ड्रायर का दो फंक्शन हो गया। पहला तो रेफ्रिजरेंट को फिल्टर करता है, और दूसरा रेफ्रिजरेंट में उपस्थित मॉइस्चर को निकाल लेता है, क्योंकि उसमें सिल्का जल भरा होता है, अभी हमने बताया। अब यहाँ से कैपिलरी ट्यूब लग जाती है। कैपिलरी ट्यूब का काम क्या होता है, रेफ्रिजरेंट के प्रेशर को ड्रॉप करना, कम करना प्रेशर को, और प्रेशर जब कम होता है तो प्रेशर ड्रॉप करके कहाँ आता है आपका, ये हमारी कैपिलरी ट्यूब लग गई, यहीं से कैपिलरी ट्यूब स्टार्ट होती है, और ये कैपिलरी ट्यूब आके हमारी एवोपरेटर में जुड़ जाती है, एवोपरेटर कॉइल में आती है। तो एवोपरेटर कॉइल के दो फंक्शन होते हैं, पहला लिक्विड रेफ्रिजरेंट को वेपर रेफ्रिजरेंट में कन्वर्ट करना, दूसरा यहाँ पे रखी एवोपरेटर के कांटेक्ट में रखी वस्तु, यानी कि कहे तो रूम जो है हमारा, रूम में जो गर्मी है उसको एग्जॉर्ब करना। रूम के में जो चीज़ें हैं ठंडी करने के लिए, जैसे आदमी कोई बैठा हुआ है उसको मतलब उसकी गर्मी को निकाल लेता है, और खुद क्या किस में हो जाता है, वेपराइज फॉर्म में हो जाता है। तो लिक्विड रेफ्रिजरेंट को वेपर में कन्वर्ट करना और वहाँ पे रखी वस्तु को ठंडा करना, एवोपरेटर के दो फंक्शन हो गए। अब यहाँ से जो वेपर रेफ्रिजरेंट है वो हमारा वेपर रेफ्रिजरेंट वापस कंप्रेसर में जाता है। कंप्रेसर से पहले एक्यूमुलेटर लगा होता है। एक्यूमुलेटर का काम क्या होता है, जो यहाँ से वेपर रेफ्रिजरेंट बच जाता है, मतलब लिक्विड में बच जाता है, वेपर में कन्वर्ट नहीं हो पाता है, वो रेफ्रिजरेंट यहाँ पे रुकता है और वेपर में कन्वर्ट होके फिर हमारा कंप्रेसर में जाता है, सक्शन लाइन के द्वारा कंप्रेसर में जाता है। ये सक्शन लाइन हुआ। अब मैं दिखा देता हूँ कहाँ से रेफ्रिजरेंट निकल रहा है, यहाँ से जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे निकल के ये आ रहा है, एवोपरेटर में आया, एवोपरेटर से हमारा निकल के एक्यूमुलेटर में गया, एक्यूमुलेटर से निकल के कंप्रेसर में गया। यहाँ पे अब बात कर लेते हैं ये कंप्रेसर होता कौन सा है, एक्चुअल में कंप्रेसर कौन सा लगा होता है। तो विंडो एयर कंडीशनिंग में हमारे जो रोटरी कंप्रेसर लगा होता है, रोटरी कंप्रेसर लगा होता है। विंडो एयर कंडीशनिंग में हमारा कौन सा कंप्रेसर लगा होता है, रोटरी कंप्रेसर लगा होता है। अब बात करें इसमें गैस कौन सी पड़ी होती है, तो इसमें हमारी जो है वो R22 गैस पड़ी होती है, R22 हमारी गैस पड़ी होती है। विंडो एयर कंडीशनिंग में जो है हमारी R22 गैस पड़ी होती है। R22 का जो है GWP ज़्यादा होने के कारण R22 को अब बैन किया जा रहा है। अब जो भी यूनिट बनाई जाएंगी, नई यूनिट बनाई जाएंगी कंपनी से, वो R32 पर बनाई जाएंगी, R32 पे बनाई जाएंगी, क्योंकि इसका GWP जो है, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल जो है वो कम है, इसलिए जो इसको यूज किया जाएगा, क्योंकि इसका GWP कम है R32 का R22 की अपेक्षा, और इसका जो ODP है ये भी कम है। तो ये ओजोन डिप्लेशन
पोटेंशियल जो है ओजोन जो हमारी क्षयित हो रही थी उससे भी रिलीफ है, इसलिए R32 गैस ही यूज़ की जा रही है। इन्वर्टर एसी आजकल आ रहे हैं उसमें भी 32 ही यूज़ की जा रही है, और नॉन इन्वर्टर जो है वो भी बनाए जाएंगे अब, जो वो हमारे R32 के साथ में बनाए जाएंगे। तो बात रही रेफ्रिजरेंट की, ये पड़ गया। अब इसके बाद में गैस चार्जिंग की बात आती है। गैस चार्जिंग कैसे करेंगे? तो गैस चार्जिंग हम इसमें सक्शन लाइन से करते हैं। गैस चार्जिंग कैसे करोगे मैं इसके बारे में भी बता देता हूँ। गैस चार्जिंग का फुल प्रोसेस बता देना चाहूँगा आपको। गैस चार्जिंग से पहले मैं बताना चाहूँगा इलेक्ट्रिकल जो डायग्राम सर्किट है वो आपको बता देते हैं कि वो कैसे यूज करोगे। आपका कंप्रेसर ये है, आपकी इसमें पीसीबी भी लगी होती है। यहाँ पे हो गया आपके, यहाँ पे प्लेट जहाँ पे एवोपरेटर होगा आगे, यहीं पे आपकी पीसीबी मेन पीसीबी लगी होती है, और यहीं पे आपके डिस्प्ले पैनल भी लगा होता है। तो डिस्प्ले पैनल पीसीबी के कनेक्शन मैं डायरेक्ट पीसीबी से बना के अलग दिखा दूंगा आपको कि पीसीबी में कनेक्शन कैसे करते हैं। पीसीबी होगी तभी बताएंगे, ऐसे मैनुअली ओरल कैसे बता दें कि पीसीबी में कनेक्शन कैसे करोगे। तो ठीक है, कुछ नहीं होता है, पीसीबी में नॉर्मल कनेक्शन होते हैं। आपका यहाँ पे जो ब्लोअर फैन लगा होता है, मैं यहाँ पे हाईलाइट कर दे रहा हूँ इसको, ब्लोअर फैन लगे होता है उसका कनेक्शन होता है। इसको एक जैक होता है वो लगा दिया जाता है। मेन कनेक्शन यहीं पर आता है, मेन सप्लाई आने के बाद में, मेन सप्लाई का कनेक्शन करने के बाद में, और यहीं से हमारा कंप्रेसर को कनेक्शन जाता है। ठीक है, यहाँ पे कॉन्टेक्टर नहीं लगा होता है, वो आपका स्प्लिट एसी में मिलेगा, और तो बात कर लेंगे। यहाँ पे आपका कॉन्ट्रैक्टर नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको यहाँ पीसीबी से करंट आपके कंप्रेसर को ही जाएगा, और पीसीबी से ही आपका फैन मोटर का जाएगा। इस पीसीबी से ही आपका जैक एक लगा होगा, वही जैक आपका स्विंग मोटर को जाएगा। तो पीसीबी से करंट ही आपको ब्लोअर में जाता है, स्विंग मोटर को जाता है। ये सबका जैक बना होता है, वो डायरेक्ट कनेक्शन सिर्फ बता देंगे, बिल्कुल ईजी है, कनेक्शन आप कर लोगे। उसमें बना भी होता है, पोर्ट भी होता है, लिखा भी होता है। ठीक है, तो ये थी इलेक्ट्रिकल वायरिंग डायग्राम। आप अगर कहें तो मैं इंडिकेट ऐसे डायरेक्टली कर देता हूँ, और इसी पे ही आपकी मेन जो पावर सप्लाई है, इसी से हमारे डिस्प्ले पैनल को सप्लाई कनेक्ट होती है। यहीं से हमारे, मैं दिखा देता हूँ इलेक्ट्रिकल डायग्राम थोड़ा सा बना के, ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। ये हमारा पीसीबी कार्ड है, पीसीबी कार्ड, ये डिस्प्ले कार्ड है, ये इलेक्ट्रिकल डायग्राम बता रहे हैं। ठीक है, आपको दिख रहा होगा, ये हमारा डिस्प्ले कार्ड है, और दूसरा आपका ये मेन पीसीबी है। मेन पीसीबी से आपका निकल गया फैन मोटर का, या आपको इसको ब्लोअर फैन भी कह सकते हो। ब्लोअर फैन मोटर को चला गया, और यहीं से आपका कंप्रेसर के लिए निकल जा रहा है। फेस न्यूट्रल दोनों जाएगा। कंप्रेसर को सप्लाई चली गई। यहीं से आपका आगे लगा होता है स्विंग मोटर, स्विंग मोटर को सप्लाई चली जाएगी आपकी। कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। स्विंग मोटर भी आप जानते हैं, फैन मोटर भी, ब्लोअर भी आप जानते हैं, और डिस्प्ले पैनल भी आप जानते हैं। डिस्प्ले पैनल वह होता है जो आपकी बाहर दिखता रहता है लाइट की कितने पे हमारा टेम्परेचर सेट है एसी में, और ये भी दिखाता रहता है कि हमारा स्विंग मोटर कैसे चल रहा है, वर्किंग कैसे, उसमें पैड भी बना होता है। और बाहर आपका रिमोट कंट्रोल भी होता है, रिमोट कंट्रोल के बारे में भी बताया होता है। और उसके साथ में आपको अगर हम बात करें कंप्रेसर की, तो कंप्रेसर की सप्लाई जो गई होती है। अब रिमोट की सप्लाई अगर आप बात करोगे कि रिमोट कैसे वर्क करता है, रिमोट की फंक्शनिंग, तो उसकी पार्टिकुलर वीडियो में बनाऊंगा अलग, तो रिमोट की आप वर्किंग देख लीजिएगा। बाकी ये इलेक्ट्रिकल डायग्राम सर्किट था, इतना ही होता है, कुछ नहीं होता है। सबका अलग अलग जैक होता है। मेन पीसीबी में आपका सबका अलग अलग जैक होता है। इसमें आपका यहाँ पे एक जो है रिले लगी होती है। सबसे पहले एक रिले को कनेक्शन दे दिया जाता है, और रिले से ही आउट हो जाता है कनेक्शन। ये मेन चीज़ आप याद रखिएगा। बाकी कुछ नहीं है। सब यहाँ से जैक दिया होता है, आपका स्विंग मोटर के लिए भी, आपका कंप्रेसर के लिए भी जैक दिया होता है, आपका फैन मोटर के लिए भी जैक दिया होता है। स्विंग मोटर के लिए हो गया,
डिस्प्ले पैनल के लिए भी सप्लाई दी होती है, यहाँ से डिस्प्ले पैनल भी आके जुड़ जाता है। बाकी कुछ नहीं होता है इसमें। हमारा जो कंप्रेसर लगा होता है वो एसी कंप्रेसर लगा होता है, यानी कि उसमें अल्टरनेट पावर सप्लाई आती है, एसी पावर सप्लाई दी जाती है। आपका जो टच पैड है इसमें डीसी पावर सप्लाई दी जाती है। ब्लोअर फैन मोटर है उसमें एसी पावर सप्लाई दी जाती है, जो नॉन इन्वर्टर एसी थे अभी तक के। इन्वर्टर एसी की बात करेंगे तो उस पर भी बात करेंगे, चर्चा करेंगे। ये हमारा इलेक्ट्रिकल वायरिंग डायग्राम सर्किट था। अब हम गैस चार्जिंग के बारे में बात कर लेते हैं। आशा करता हूँ इतनी सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर कोई चीज़ इसमें से नहीं समझ में आई है तो वो चीज़ आप बताइएगा, मैं फिर से बता दूंगा। वैसे आशा करता हूँ सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। आप हल्का से अगर देखना चाहो कभी तो आपने वीडियो देख लिया है पूरा और कोई चीज़ ना समझ में आए तो हल्का से देखोगे तो समझ में आ जाएंगी। ठीक है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। इरेज करके मैं आपको गैस चार्जिंग के बारे में बता देता हूँ। मेहनत लगी थी है वीडियो बनाने में। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपका एक लाइक एक प्यार हमें एक्स्ट्रा मोटिवेट करता है। आप लोग अगर ऐसे ही प्यार देते रहेंगे, प्यार बनाए रहेंगे तो मेरा मन लगता है वीडियो बनाने में और फिर आपको अच्छी अच्छी वीडियो मिल पाएंगी। ऐसा नहीं है कि कोई भी कमेंट करे और वीडियो बनाने की कोशिश ना करूं। मैं वीडियो ज़रूर से ज़रूर देने की कोशिश करता हूं। जैसा कि इसमें कमेंट आया था, हमारे सरदीप सर का आया था और एक सर का नाम हमने पढ़ा था उनका भी आया था और प्रीति मैम का आया था और एक दो सर ऐसे और हैं कि जिन लोगों का हमारे पास कमेंट आया था विंडो एसी के बारे में, जिसके लिए मैंने बनाने की कोशिश की। आप ज़रूर बताइएगा कि आपके लिए हमने मेहनत किया। तो वीडियो कैसी लगी आपको? आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो ज़रूर मैं अच्छे से काम कर पाऊँगा इसके ऊपर। मैं कॉन्टैक्ट नंबर नहीं दे पा रहा हूँ अपना डायरेक्ट कि आप लोग क्वेश्चंस पूछ पाएँ, लेकिन मैं ज़रूर जल्दी ही कोशिश करूँगा कि आपको दे पाऊँ ताकि आप लोग पार्टिकुलर क्वेश्चन पूछ सकें अगर कोई दिक्कत होता है तो। ऐसे आप लोग कमेंट में पूछिएगा, मैं ज़रूर वीडियो डालने की कोशिश करूँगा। किसी का भी डाउट होता है 1 to 5% आई विल सपोर्ट। ठीक है, तो जैसा कि अभी तक की चीज़ें रही, जितनी भी समझ में आई, आप 2 बार देखिएगा, 1 बार देखिएगा, चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अगर थोड़ा भी आपने पहले पढ़ा है इसके बारे में तो चीज़ें समझ में आ जाएंगी, और नहीं समझ में आती हैं तो पर्टिकुलर आप मैसेज कीजिएगा। मैं जूम पे क्लास ले लूँगा आपकी और फिर चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं फिर मैं कोशिश करूँगा VRV VRF के लिए और पैकेज एसी के लिए उस पर भी वीडियो ज़रूर बना के दूंगा आपको, स्प्लिट एसी का भी। ये इन सारी चीज़ों पे वीडियो आपको मिल रही हैं, इनकी मैं प्रैक्टिकल वीडियो बनाऊंगा। अभी थोड़ा सा टाइम कम मिल पा रहा है और प्रैक्टिकल वीडियो आपको नहीं शो कर पा रहे हैं, इसलिए माफ़ी चाहता हूँ आप सभी से। लेकिन मैं जल्दी आपको प्रैक्टिकल वीडियो भी दूंगा, दिखा दूंगा कि कैसे प्रैक्टिकल में वाकई में रियलिटी में कैसे गैस को चार्जिंग करते हैं। ठीक है, ये हमारा कंप्रेसर है। कंप्रेसर में हमारा जो है ये कंप्रेसर आपका हार्मेटिक सील्ड लग रहा है देखने में, कोई बात नहीं, मैं आपको रोटरी कंप्रेसर जैसा बना के दिखाता हूँ। ये ऐसा कुछ कंप्रेसर होता है। ठीक है, मैं बीच में वीडियो के इमेज डालने की कोशिश करूँगा, कंप्रेसर की भी एनिमेशन भी देने की कोशिश करूँगा। ये डिस्चार्ज लाइन हो गई हमारी।
ये से कंप्रेसर लगा होता है। ये हमारी सक्शन लाइन हो गई। ये हमारा हो गया कंडेंसर हो गया। क्या हो गया? कंडेंसर हो गया। कंडेंसर हमारा रेड होता है क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर जो होता है उसका बहुत ज़्यादा होता है। मैं रेड से दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। यहाँ से हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर वेपर निकलता है जो कि आपके कंडेंसर में जाता है, और कंडेंसर में इसकी गर्मी को क्या किया जाता है? निकाल लिया जाता है। कंडेंसर में जब इसकी गर्मी को निकाल लिया जाएगा तो ये क्या होगा? ठंडा होने लगेगा। ठंडा होने लगेगा। यहाँ पे फ़ैन लगा होता है, ठंडा करने के लिए फ़ैन लगा होता है। अब मैं सिर्फ गैस चार्जिंग की साइकिल दिखाता हूँ आपको। ये आ गया। और यहाँ पे हमारा क्या है? एवोपरेटर लगा होता है। एवोपरेटर का साइज़ हमेशा कंडेंसर के साइज़ से छोटा होता है। जो कंडेंसर का साइज़ होता है इससे एवोपरेटर का साइज़ जो होता है वो छोटा होता है। ये चीज़ याद रखना, कंडेंसर और एवोपरेटर कैसे पहचानोगे आप, ठीक है। अब यहाँ पर जब इसने, ये हमारा रूम है, ठीक है, ये एक ही यूनिट में लगा होता है तो इसलिए सिर्फ ये समझो कि विंडो पे ही लगा है हल्का से। और फिर यहाँ से इसका जब रूम की गर्मी को इसने अपने पास ले लिया, यहाँ से एब्जॉर्ब कर लिया, तो ये इसका टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ने लगा। और बढ़ने लगा तो बढ़ के कहाँ चला जाएगा? आगे। यहाँ पे आप कैपिलरी ट्यूब लगा लो, आपको पूरा से एकदम प्रोसेस समझ में आ जाए, ठीक है। बहुत बड़ी नहीं होती है, रेफ्रिजरेटर से छोटी कैपिलरी ट्यूब लगी होती है इसमें। और यहाँ से जो हाई कंप्रेसर के जस्ट बगल में ही एक्यूमुलेटर क्यों लगा होता है, मैं बता देता हूँ कि इसके बगल में इसलिए लगाया जाता है क्योंकि इसमें जो लिक्विड यहाँ पे पूरा अगर कन्वर्ट नहीं हो पाया है, यहाँ पे जैसे कि आया और यहाँ पे कमरे की गर्मी जो है कम है, पूरा ये लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट नहीं हो पाया है, तो जो बच जाता है हल्का फुल्का रेफ्रिजरेंट लिक्विड में, वो वेपर में यहाँ पे यहाँ से रेफ्रिजरेंट आया और यहीं पे आपका NRV लग जाएगा, NRV नॉन रिटर्न वाल्व यहाँ पे लग जाएगा। और यहाँ पे रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर में गया, कंप्रेसर से फिर ये साइकिल कंप्लीट करता है। ये तो समझ में आ गया होगा। अब बताते हैं गैस चार्जिंग कैसे करते हैं। गैस चार्जिंग कैसे करते हैं वो दिखाने के लिए सबसे पहले क्या क्या चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए मैं यहाँ दिखा देता हूँ। आपके पास गैस मैनिफोल्ड होना चाहिए, गैस मैनिफोल्ड होना चाहिए। आपके पास R22 का कैन होना चाहिए, या रेफ्रिजरेंट होना चाहिए, कैन के अंदर रेफ्रिजरेंट होना चाहिए, R22 रेफ्रिजरेंट होना चाहिए। उसके साथ में हमारे पास जो इक्विपमेंट्स हैं, वैक्यूम पंप होना चाहिए, वैक्यूम पंप होना चाहिए। वैक्यूम पंप के बाद में अगर हमें जैसे कि यहाँ पे इसमें सिस्टम में कितनी कंडीशनिंग क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, ट्रबल शूटिंग के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी से। उसके बाद में आपको बताते हैं कि गैस चार्जिंग करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। या तो हमारा सिस्टम चोक हो गया है, प्रॉब्लम्स क्या क्या आती हैं, हमारा सिस्टम या तो चोक हो गया है। चोक हो जाने का मतलब रेफ्रिजरेंट की जो साइकिल है पूरी, रेफ्रिजरेंट चल रहा है, यहाँ से कंप्रेस हुआ, यहाँ से कंप्रेस होके आपका कंडेंसर में गया, कंडेंसर से कैपिलरी ट्यूब में, कैपिलरी ट्यूब से एवोपरेटर में, एवोपरेटर से फिर वापस कंप्रेसर में गया। तो ये साइकिल जो चल रही है, अगर इसके बीच में कोई रुकावट आ जाए या इसके बीच में कोई रुकावट आ जाए, इसके बीच में पाइपिंग के बीच में कुछ भर जाए, तब क्या होगा कि हमारा रेफ्रिजरेशन चल नहीं पाएगा, यानी कि गैस चल नहीं पाएगी, तो हमारी कूलिंग नहीं होगी, उसे बोलते हैं चोकिंग। अब हम लिख देते हैं, एक एक प्रॉब्लम लिखते चलते हैं, आपको एक एक प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस भी करते चले जाएंगे।
यहाँ पे लिख दिया चोकिंग हो गई अगर हमारे सिस्टम में। फिर हमारा सिस्टम या फिर लीक कर गया है, लीकेज हो गया है, या फिर हमें कंप्रेसर हमारा ख़राब हो गया है, कंप्रेसर प्रॉब्लम हो गई है, या फिर अगर हमारा सिस्टम चल नहीं रहा या इलेक्ट्रिकल फॉल्ट हो गया, मैकेनिकल फॉल्ट भी हो जाते हैं, इलेक्ट्रिकल फॉल्ट भी हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें देख लेना है हमें। हमारा सिस्टम इलेक्ट्रिकल फॉल्ट अगर कोई आ गई तब भी कूलिंग नहीं करेगा, आपका मैकेनिकल फॉल्ट भी हो जाएगा तब भी कूलिंग नहीं करेगा, फैन मोटर नहीं चलेगा तब भी कूलिंग नहीं करेगा, हमारा स्विंग मोटर भी नहीं चल रहा तभी, या ब्लोअर मोटर नहीं चल रहा है तब भी क्या है, कूलिंग नहीं करेगा। आप परेशान होंगे तो ये सारी चीज़ें चेक कर लेनी है आपको कि क्या प्रॉब्लम है सबसे पहले, ठीक है। अब आपको बताते हैं, ये सारे इक्विपमेंट्स बता दिए, इतनी सारी चीज़ों की ज़रूरत है। अब इन प्रॉब्लम के बारे में अभी बात कर लेते हैं। एक चीज़ और याद आ गया हमें कि यहाँ पे आपका क्लेम मीटर, इसकी ज़रूरत पड़ती है हमें। गेज मैनिफोल्ड के साथ में जो है दो मतलब लाइन भी मिलती है, चार्जिंग लाइन, चार्जिंग लाइन की भी ज़रूरत पड़ती है, उसके साथ में ही होता है। तो अब इतनी सारी चीज़ें हो गई। अगर हमें सबसे पहले चोकिंग की प्रॉब्लम, अगर चोकिंग हमारे सिस्टम में हो गई तो चोकिंग होने के कंडीशन में क्या करना पड़ता है, गैस को हमें पूरा उड़ाना पड़ता है। गैस को उड़ाने के बाद में हमको पूरा सिस्टम फ्लैश करना पड़ता है, वाल्व काटना पड़ता है, काटने के बाद में हमें क्या करना पड़ता है, फ्लैश करना होता है, कंडेंसर को फ्लैश करना होता है, एवोपरेटर को फ्लैश करना पड़ता है, कैपेसिटर फ्लैश करना पड़ता है। फ्लैश करके फ्लैश करने का मतलब वो सफ़ा कर देना, फ्लैश मार देना, यहाँ से चीज़ें प्रेशर देना और सारी चीज़ें जो इसके अंदर कचरा भरा हुआ है वो बाहर निकल जाए। उसके बाद फिर सारे जॉइंट मार के फिर क्या है, गैस को चार्ज करना है। दूसरी प्रॉब्लम कौन सी है, लीकेज प्रॉब्लम। अगर लीकेज प्रॉब्लम हमारे सिस्टम में आती है तो यहाँ पे हम नाइट्रोजन का प्रेशर देके या प्रेशर देके, अगर आपके पास नाइट्रोजन नहीं तो ऐसे ही प्रेशर देके अपने सिस्टम की लीकेज को चेक करते हैं। लीकेज कैसे चेक करोगे, फैन और झाग के बीच से, या इलेक्ट्रॉनिक लीक डिटेक्टर भी आता है, उसके द्वारा भी चेक कर सकते हो आप। तो फिर साबुन का झाग बना के और उससे जॉइंट पे चेक कर लेना है आपको कि लीकेज कहाँ से है, ठीक है। लीकेज चेक करके उसको हमें बंद कर देना है लीकेज को, उसके बाद में पूरा वैक्यूम करके सिस्टम फिर आपको गैस चार्ज करनी है। कंप्रेसर रिपेयर, कंप्रेसर अगर रिपेयर मतलब कंप्रेसर प्रॉब्लम है तो क्या है, कंप्रेसर अगर पंपिंग नहीं ले रहा है, पंप नहीं कर पा रहा है, या फिर सक्शन उसका लो हो गया है, या कोई प्रॉब्लम आ गई है, या बेंडिंग जल गई है, तो कंप्रेसर को हमें निकाल के दूसरा लगाना पड़ेगा। और लगाने के बाद क्या है, सारी चीज़ें फ्लैश करके उसके बाद ही गैस चार्ज करनी है, वैक्यूम करके पूरा प्रॉपर गैस चार्ज करनी है। अगर हमें ये चीज़ करना पड़ेगा, अगर हमें ब्रेजिंग करनी है तो ब्रेजिंग के लिए फिर हमको ज़रूरत पड़ेगी ब्रेजिंग टॉर्च की, ब्रेजिंग टॉर्च की, ब्रेजिंग कैन की, या ब्यूटेन कैन भी कह सकते हो। ब्रेजिंग कैन की ज़रूरत पड़ेगी। उसके साथ में हमने ब्रेजिंग रॉड की, ब्रेजिंग रॉड भी ज़रूरत पड़ेगी। उसके साथ में हमको बाकी कॉमन टूल्स जो हो गए, स्क्रू ड्राइवर हो गया, प्लायर हो गया, कम्बिनेशन प्लायर हो गया, और जो नोच प्लायर हो गया, और उसके साथ में पीछे लगाने के लिए, यानी कि आपको थोड़ा से कोई चीज़ हमारी जले ना, जैसे कि यहाँ पे हमें स्लिप लगी होती है वो ना जले, ये सब चीज़ बचाने के लिए पीछे लोहे की पट्टी लगानी पड़ती है। और आपको सोरा भी चाहिए, बोरेक्स जिसे कहते हैं, जो कि सुहागे के नाम से भी लोग जानते हैं, उसकी भी ज़रूरत पड़ती है अगर ब्रेजिंग अच्छे से नहीं हो रहा है हमारा तो। उसके साथ में आपको जो है, जब ये आप करोगे, ये गैस चार्जिंग करना है, तो एनआरबी की भी ज़रूरत पड़ सकती है। हो सकता है एनआरबी ना लगा हो, कॉपर ट्यूब की भी ज़रूरत पड़ जाती है, कभी छोटी पड़ गई काटने पर।
तो ये सारी चीज़ें अपने साथ में रख के चलनी है। मैं एक बार आपको डिस्क्रिप्शन में ये सारी चीज़ें लिख दूंगा, आप वहाँ पे जाके देख लीजिएगा कि किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे जैसे चीज़ों की ज़रूरत पड़ती चली जाएगी मैं आपको बताता जाऊँगा कि ये चीज़ की ज़रूरत है, और मैं याद करके एक लिस्ट बना के मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, वहाँ पे आप वहाँ पे जाके देख लीजिएगा कि कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो इसमें से इतनी चीज़ें रही। आप इलेक्ट्रिकल अगर फॉल्ट कोई है तो इलेक्ट्रिकल फॉल्ट आप चेक कर लोगे। पीसीबी में प्रॉब्लम है, फैन मोटर को अलग से चला के चेक कर लोगे, ब्लोअर मोटर अलग से चला के चेक कर लोगे, स्विंग मोटर को अलग से चला के चेक कर लोगे, ये सारी चीज़ें सही हैं। कंप्रेसर को अलग से डायरेक्ट चला के चेक कर लोगे। डायरेक्ट चलाना अगर आपको नहीं आता है तो डायरेक्ट चलाने की वीडियो अलग से आपको मिल जाएगी, डायरेक्ट कंप्रेसर चला के देख सकते हो कि कैसे चलाएंगे। कंप्रेसर की कॉमन रनिंग की स्टार्टिंग कैसे चेक करते हैं वो उसकी वीडियो भी आपको मिल जाएगी कि कॉमन रनिंग की स्टार्टिंग कैसे चेक करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, वीडियोस की लिंक भी मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, और ये सारे टूल्स के बारे में भी पता चल जाएगा, उसमें लिख के मैं डाल दूंगा। ठीक है, अब गैस चार्जिंग की बात करते हैं। गैस चार्जिंग करने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है, हमें सिस्टम को अपने ऑन करना होता है। सिस्टम को ऑन करने के बाद में एम्पेयर मीटर लगा के चेक कर लेते हैं कि हमारा कितना एम्पेयर ले रहा है, कितना एम्पेयर ले रहा है उसके बारे में देख लेते हैं हमारे सिस्टम में गैस है कि नहीं है। अगर नहीं है तो पहले पता कर लेंगे कि प्रेशर डाल के कि हमारे सिस्टम में लीकेज तो नहीं है। लीकेज नहीं है तो चेक कर लेंगे, पता होगा आपको, पता हो जाएगा चोकिंग है, लीकेज है, ये सारी चीज़ें पता कर लेनी है। पता कैसे करोगे ये चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। अगर हमारा सिस्टम एम्पेयर ले रहा है और कूलिंग नहीं हो रही है, आप प्रेशर जब गेज लगाते हो यहाँ पे, तो गेज लगाने पर प्रेशर हमारा वैक्यूम में जा रहा है। हमने गेज की वीडियो बनाई है, तो गेज की वीडियो आप जो गेज मैनीफोल्ड की वीडियो बनाई है वो आप देख लीजिएगा कि उसका इनर वर्किंग कैसे होता है, तब फिर आपको गेज लगाना पता हो जाएगा। गेज मैनीफोल्ड में मैं यहाँ बनाता हूँ गेज को, गेज मैनीफोल्ड का इनर डायग्राम मैंने बता दिया है पूरा का पूरा। अगर किसी को नहीं पता है तो वो जाके आई बटन में लिंक आ रहा है उसको देख लीजिए, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है उसको देख लीजिएगा। नहीं तो आप गैस में ये पोर्ट लगाने में कंफ्यूज हो गए कि कौन सा हमें कंप्रेसर में लगाना है। ये 3 पोर्ट दिए होते हैं और यहाँ पे 2 गेज दिए होते हैं, एक कंपाउंड गेज हो गया और ये आपका प्रेशर गेज हो गया। ये आपका प्रेशर गेज हो गया, ये आपका कंपाउंड गेज हो गया। बड़ा सा लिख देता हूँ आपको दिखे, ये आपका प्रेशर है, ये आपका प्रेशर है, ये आपका कंपाउंड गेज है। अब ये लाइन कहाँ लगाते हैं, ये लाइन कहाँ लगाते हैं, ये लाइन कहाँ लगाते हैं, इसका इनर डायग्राम क्या है, अंदर की वर्किंग कैसे है, रेफ्रिजरेंट कैसे रुकता है, कैसे इधर जाता है, कैसे इधर जाता है, कब इसको ऑन करना चाहिए, कब इसको ऑन करना चाहिए, इन सब के बारे में जानकारी एक वीडियो में बनी हुई है जो कि आपको आई बटन में शो हो रहा है, आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा तब आप लगा पाएंगे। ऐसे ही मैं बता दे रहा हूँ कि ये पोर्ट हमारा डायरेक्ट होता है, इसको आपने कहाँ लगाना चाहिए, कंप्रेसर में लगा देना चाहिए या फिर सक्शन लाइन पे लगा देना चाहिए। आप अगर फ्रिज में गैस चार्ज करो उसमें कंप्रेसर में ही लाइन दी होती है, सक्शन लाइन, यानी कि NRV दिया होता है, और इसमें यहाँ पे दिया हुआ है यानी कि सक्शन लाइन पे दिया हुआ है। तो इसको आपने कहाँ लगाओगे, कंप्रेसर में लगा दोगे यानी कि NRV में लगा दोगे। और ये पोर्ट हम अपना कहाँ लगाना है, वैक्यूम पंप में लगाना है। वैक्यूम पंप में ये वाल्व हमारा बंद रहेगा, ये वाल्व हमारा बंद रहेगा, तब हमारा ये डायरेक्ट प्रेशर दिखाता रहेगा, सामने का ये डायरेक्ट प्रेशर दिखाता रहेगा। ये वाल्व खोल दोगे तो गैस हमारी यहाँ से निकल के इधर से वापस जाती रहेगी, वापस निकल जाएगी बाहर और सारी गैस उड़ जाएगी। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले लगा के प्रेशर देखना है, और प्रेशर स्टैंडिंग प्रेशर इसका जो है वो हमारा 150 के अबव में दिखाना चाहिए। ये चीज़ आप नोट कर लीजिए कि हमारा स्टैंडिंग प्रेशर जो है वो 150 के अबव में दिखाना चाहिए। आपका विंडो एयर कंडीशनिंग में 150 के अबव में दिखाना चाहिए। और जो हमारा इसका रनिंग प्रेशर होता है ये आप नोट कर लीजिए, गैस चार्जिंग करते हुए आपको बहुत ज़रूरत पड़ेगी। आप अगर ये नहीं जानते हो तो कुछ भी नहीं जानते हो। आपका जो रनिंग प्रेशर है
रनिंग प्रेशर जो है वो 60 से 70 रखना है। कितना? 60 से 70। फिर से सुन लो, 60 से 70 रखना है, इसके बीच में ही रखना है। जो आपका स्टैंडिंग प्रेशर है, स्टैंडिंग प्रेशर आपका 150 रखना है या 150 से 160 रखना है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है, भूलना नहीं है। डिस्चार्ज प्रेशर से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि डिस्चार्ज प्रेशर पे कोई लाइन नहीं है, कोई चीज़ नहीं करनी है, आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। ठीक है, तो इतना क्या करते हैं कि आपको स्टैंडिंग प्रेशर जो है वो 150 से 160 रखना है, और जो आपका रनिंग प्रेशर है वो आपका 60 से 70 रखना है। तो रनिंग प्रेशर यहाँ पे 60 से 70 ही रखना है। अगर आप सिस्टम को चला रहे हैं, पहले चलाने से पहले चेक कर लेंगे कि स्टैंडिंग प्रेशर ठीक है कि नहीं। अगर स्टैंडिंग प्रेशर हमारा बराबर बना हुआ है तब फिर क्या करेंगे, अपना इसका मतलब है कि गैस इसके अंदर अपनी पूरी है, लेकिन चोकिंग की समस्या है। हमारा गेज क्या है, वैक्यूम में जाने लगेगा। गेज की वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि गेज की वीडियो देखने से आपका क्लियर हो जाएगा कि गेज कैसे वर्क करता है, वैक्यूम में कैसे जाता है, कैसे प्लस में जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें पता हो जाएंगी, वैसे पता होनी चाहिए। अगर आप एक टेक्नीशियन हो तो आपको ज़रूर पता होगी, नहीं पता है तो देख के जान जाइएगा। अगर नहीं समझ में आता है आप बताइएगा, मैं फिर से आपको बता दूंगा। ये सारी चीज़ें हो गई। फिर मैं आपको पोर्ट बताता हूँ कैसे लगाना है, कैसे वैक्यूम करना है और कैसे गैस को चार्ज करना है। हमारे सिस्टम में प्रॉपर गैस है, लेकिन अभी जो बताया कि हमारे सिस्टम में प्रॉपर जो स्टैंडिंग प्रेशर होना चाहिए। स्टैंडिंग प्रेशर क्या होता है और रनिंग प्रेशर क्या होता है, कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। मैं एक एक चीज़ पे डिस्कस करता हूँ, कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। ये स्टैंडिंग प्रेशर क्या होता है और रनिंग प्रेशर क्या होता है, या किसी भी टॉपिक पे कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। चीज़ें एक एक क्लियर होनी चाहिए। आप 2 बार 3 बार वीडियो को घुमा घुमा के देखो, पलट पलट के देखो, स्क्रीनशॉट ले लो, लेकिन समझ में आना चाहिए, आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। आपको अगर रेफ्रिजरेशन से हो और उसके बाद में ये सारी चीज़ें गैस चार्जिंग नहीं पता है तो फिर कुछ नहीं पता है। मैं प्रैक्टिकल वीडियो भी देने की कोशिश करूँगा, इतनी ज़्यादा मेहनत करता हूँ, उसके बाद आप लोगों को ना पता हो तो फिर मेरा बनाना बेकार है, मेरा परेशान होना बेकार है, सब कुछ बेकार है। आपको आना चाहिए, फिर तो सब सही है, टोटल सही है, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सक्शन प्रेशर क्या होता है, सक्शन प्रेशर क्या होता है, और डिस्चार्ज प्रेशर क्या होता है, रनिंग प्रेशर क्या होता है, स्टैंडिंग प्रेशर क्या होता है, अब बताते हैं। जो स्टैंडिंग प्रेशर होता है वो हमारा जब सिस्टम नहीं चल रहा होता है और एनआरबी में हमारा पोर्ट अपना लगाते हैं, कंपाउंड गेज का पोर्ट लगा देते हैं। ये पोर्ट लगाते हैं, ये वाल्व नहीं खोलना है। आप देख लीजिएगा इसकी वीडियो, मैं बार बार फोर्स से कह रहा हूँ, इसकी वर्किंग आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो क्या है, कंपाउंड गेज का पोर्ट इसमें लगाते हैं एनआरबी में। ये क्या है, इसमें नहीं, एनआरबी है। एनआरबी जिसे बोलते हैं नॉन रिटर्न वाल्व, और इसको आप चार्जिंग लाइन भी बोलते हो। चार्जिंग लाइन में लगा दो, कुछ भी बोलो, बोलने से मैटर नहीं करता, बस आपको करना आना चाहिए। आपको काम करके देना है, आपको वर्किंग पता होना चाहिए, आप कैसे वर्क करता है, हर एक चीज़ पता होना चाहिए। क्या बोलते हो मैटर नहीं करता, लेकिन आप अगर पढ़े टेक्नीशियन हो, पढ़ लिख के बने हो, तो आपको पता भी होना चाहिए। ठीक है, बात करते हैं। तो स्टैंडिंग प्रेशर क्या हुआ, स्टैंडिंग प्रेशर वह प्रेशर है जब हमारा कंप्रेसर रनिंग कंडीशन में नहीं है, यानी कि ऑफ कंडीशन में है, इसमें कोई सप्लाई नहीं आ रही है, कोई वर्किंग नहीं हो रही है, कंप्रेसर हमारा ऑफ है। उस समय हमारा गेज लगाने पर, गेज में निफोल्ड लगाने पर, यानी कि कंपाउंड गेज लगाने पर जो प्रेशर बताता है वो प्रेशर हमारा स्टैंडिंग प्रेशर होता है। अब रनिंग प्रेशर की बात करते हैं। रनिंग प्रेशर वह प्रेशर होता है जब हमारा सिस्टम चल रहा होता है, जब हमारा सिस्टम चल रहा होता है उस समय का प्रेशर जो होता है, इसी पोर्ट पे वैसे ही लगा रहेगा गेज, वो हमारा प्रेशर रनिंग प्रेशर होता है। जब वही प्रेशर हमारा स्टैंडिंग प्रेशर में 150 से 160 होगा, तब हमारा वही पोर्ट पे लगा रहेगा वैसे ही, और कंप्रेसर को स्टार्ट कर देंगे तो रनिंग प्रेशर हमारा 60 से 70 हो जाएगा। ये प्रेशर कम क्यों हो जाता है, ये सारी चीज़ें बता देंगे। ये रेफ्रिजरेंट आगे चला जाता है और घूमता रहता है सिस्टम में, इसलिए हमारा रनिंग प्रेशर जो है वो कम हो जाता है हमेशा स्टैंडिंग प्रेशर की अपेक्षा।
डिस्चार्ज प्रेशर क्या होता है, हमारा जो कंप्रेसर से डिस्चार्ज होता है रेफ्रिजरेंट, वो प्रेशर जो होता है वो डिस्चार्ज प्रेशर होता है। हमेशा स्टैंडिंग प्रेशर से, रनिंग प्रेशर से और सक्शन प्रेशर से ज़्यादा होता है अपना डिस्चार्ज प्रेशर, क्योंकि वो उसका ताकत मिल जाती है, वो डिस्चार्ज हो जाता है। आप साइकिल की वीडियो नहीं देखी हो तो साइकिल की वीडियो देख लीजिएगा कि रेफ्रिजरेशन साइकिल क्या होती है, पता हो जाएगा, बैठ जाएगा दिमाग के अंदर, वो निकल के नहीं जाएगा आपके दिमाग से कि रेफ्रिजरेशन साइकिल कैसे होती है, आपके आंखों के सामने घूमेगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हुई, तो डिस्चार्ज प्रेशर हो गया। और जो आपका सक्शन प्रेशर है, जो आपका सक्शन प्रेशर है वही आपका रनिंग प्रेशर वेब में होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें रही। अब हम बता देते हैं कि गैस चार्जिंग के लिए पोर्ट कौन सा लगाओगे, कैसे करोगे। अब क्या सबसे पहले क्या बताया था, चोकिंग प्रॉब्लम, ये सबसे पहले लिखा है चोकिंग प्रॉब्लम। चोकिंग प्रॉब्लम दूर करते हैं। वीडियो थोड़ा लंबी हो रही है, लेकिन आप कई पार्टों में देखिए, रुक रुक के देखिए, बंद कर दीजिए, रख लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कैसे भी करके देखिए, लेकिन आपको पता होना चाहिए। आपके लिए इतना मेहनत करता हूँ, अगर आपको पता हो गया तो सारी मेहनत सफल है, सब अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। आप लोग कमेंट करते हो कि हाँ अच्छा लगा, सब समझ में आया चीज़ें, तो हर्ट नहीं फील होता, बहुत अच्छा लगता है कि हाँ चीज़ें समझ में आ रही हैं, चीज़ें कर पा रहे हैं आप। एक बार नहीं, आप पलट पलट के देखो, कोई चीज़ एक बार में समझ में नहीं आती है, समझने की कोशिश करनी पड़ती है। तो ईजी में मैं बताता हूँ, कोशिश करता हूँ जितना से जितना ईजी हो जाए उतना ईजी कर दूँ। आपका टाइम नहीं स्पेंड करना चाहता, टाइम बहुत कीमती होता है। मैं एक एक मिनट बचा के, आप एक एक मिनट बचाता हूँ कि बीच में बकवास नहीं करनी है। लेकिन ऐसा क्या है कि बनाते हुए इतना गुस्सा आता है जब चीज़ें नहीं क्लियर होती हैं, या फिर आप नहीं देख पाते, आप नहीं टाइम निकाल पाते हो देखने, या आप नहीं समझ पाते हो, तो ये नहीं गुस्सा आता कि आप समझ नहीं पा रहे हो, गुस्सा ये आता है कि आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हो। आप लोग पढ़ने एक बार नहीं 4 बार देखो, थोड़ा से चीज़ें समझ में आनी चाहिए। बस ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। अपना वीडियो को आप किसी भी मोड पे करके देख सकते हो, फास्ट करके देख सकते हो, स्लो करके देख सकते हो। आप सब जानते हो कि यूट्यूब में सिस्टम होता है कि वीडियो को फास्ट कर सकते हैं, स्लो कर सकते हैं। ये चीज़ था। हमने क्या बताने जा रहे थे, चोकिंग प्रॉब्लम। हाँ, बार बार डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, आई एम सो सॉरी, बट देखो क्या है कि चोकिंग प्रॉब्लम आप दूर कैसे करोगे। कंप्रेसर यहाँ से है, सबसे पहले गैस चेक किया, गैस हमारे इसके अंदर है। चोकिंग प्रॉब्लम कब होगी, जब सिस्टम में कहीं ब्लॉकेज हो जाएगा। चोकिंग किसे कहते हैं, जब सिस्टम में हमारे कहीं ब्लॉकेज हो जाएगा, एवोपरेटर में ब्लॉकेज हो जाएगा, कैपिलरी ट्यूब में ब्लॉकेज, या आपका कंडेंसर में ब्लॉकेज हो जाएगा, यानी कोई रुकावट आ जाएगी। ब्लॉक मतलब क्या होता है, बंद हो जाना, रुकावट आ जाना, ये हमारी हुई चोकिंग प्रॉब्लम। तो इसको दूर करने के लिए सबसे पहले हम अपने कंडेंसर को फ्लैश कर लेंगे, कैपिलरी ट्यूब को फ्लैश करना है, और हमारे ये जो हमारा एवोपरेटर लगा है इसको हम फ्लैश कर लेंगे। सबको फ्लैश करना है। फ्लैश करने के लिए यहाँ से तो हमारा पहले हमारे पास कंप्रेसर है हमारे पास, और हम एक एक चीज़ फ्लैश करते हुए चलते हैं। यहाँ से हम अपने कंडेंसर के पास से काट देंगे और कंडेंसर को पूरा फ्लैश कर लेंगे। कंडेंसर को फ्लैश करने के बाद में वापस से यहाँ पे नया ड्रायर लगाएंगे, और नया ड्रायर लगा के हम क्या करेंगे, कैपिलरी ट्यूब जोड़ के और एवोपरेटर से पहले काट के और कैपिलरी ट्यूब को अपने फ्लैश कर लेंगे। कैपिलरी ट्यूब फ्लैश करके फिर जोड़ देते हैं कैपिलरी ट्यूब को अपने एवोपरेटर से, और उसके बाद एवोपरेटर यहाँ डिस्चार्ज लाइन काट के यहाँ से आपका जो इसका एवोपरेटर का डिस्चार्ज लाइन है और कंप्रेसर का जो सक्शन लाइन है, ये रेफ्रिजरेंट ऐसे आ रहा है, ये साइकिल आप देख लो, ऐसे आ रहा है रेफ्रिजरेंट। ठीक है, ये आप कंफ्यूज नहीं होना है कि रेफ्रिजरेंट कहाँ से निकल के कहाँ जा रहा है। आप साइकिल आप पढ़े होंगे, साइकिल की वीडियो पड़ी हुई है, देख लीजिएगा, आई बटन में लिंक भी आ रहा होगा, वहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ से हमारा रेफ्रिजरेंट निकला और यहाँ से आया, और ये हमारा फ्लैश होता चला गया। ये पहले अलग फ्लैश करना है, फिर ये चीज़ें फ्लैश करना है, फिर अपना कैपिलरी ट्यूब फ्लैश कर लिया। हम कभी भी ये करेंगे तो अपना ड्रायर फिल्टर चेंज कर देना है। यहाँ से निकला रेफ्रिजरेंट, आगे यहाँ से
एवोपरेटर हमारा जो है इसको फ्लैश कर लेना है। एवोपरेटर यहाँ से फ्लैश हो जाएगा, यहाँ से काट लीजिएगा आप, जो सक्शन लाइन है कंप्रेसर की यहाँ से काट के यहाँ से फ्लैश हो जाएगा। फ्लैश करने के बाद में हम पूरी लाइन को जोड़ देते हैं। लाइन को हमने जोड़ दिया, पूरा सिस्टम हमारा फिर तैयार हो गया। अब इसके अंदर हवा है, क्या है, हवा है। इस हवा को निकालने के लिए वैक्यूम करना पड़ता है। मतलब वैक्यूम, इसके अंदर हमारे हवा है, इसके अंदर हवा है, जो हवा है उसमें ह्यूमिडिटी भी होती है, आर्द्रता। साइकोमेट्रिक नहीं पढ़े तो साइकोमेट्रिक पढ़ लीजिएगा। आर्द्रता भी होती है, तो हवा में आर्द्रता होती है। आर्द्रता होने का मतलब नमी होती है। गर्मियों में देखते होगे पसीना आता है आपको, वो सब ह्यूमिडिटी होती है, नमी होती है। आर्द्रता जिसे कहते हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी कहते हैं, ठीक। ये सारी चीज़ें हुई, तो वो हमारा चला जाता है। तो आपको पता होगा कि सिस्टम के अंदर हमारे अगर वायु चली जाती है, हवा चली जाती है, पानी हल्का से भी चला जाता है तो कंप्रेसर को ख़राब कर देता है, चोकिंग प्रॉब्लम आने लगती है और बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, हमारा सिस्टम अच्छे से वर्क नहीं कर पाता है। तो ये सब नहीं जाने देना है। वैक्यूम करते हो जब, तो वैक्यूम करते हो तो यहाँ से सब निर्वात हो जाता है, हवा जो है निकल के बाहर चली जाती है, वैक्यूम पंप निकाल के बाहर कर देता है। और वैक्यूम पंप बाहर कर देता है जब हमारी हवा को, तो हमारा यहाँ पे निर्वात हो जाता है, फिर हम गैस चार्ज करते हैं। और जब वैक्यूम पंप लगा के वैक्यूम करने लगते हैं तो ये कन्फ्यूजन होती है कि वैक्यूम कितनी देर करना है, वैक्यूम कितनी देर करना है। ये कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होती है लोगों को कि वैक्यूम कितनी देर करें, कितना मैक्सिमम करना चाहिए। तो वैक्यूम हमें आधा घंटा तो करना ही करना चाहिए, 1 घंटे हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप पूछोगे कि मैक्सिमम कितना करना चाहिए। अगर मैक्सिमम आपको करना है तो आप गेज मैनिफोल्ड से नहीं, फिर वैक्यूम गेज अलग से आता है, उसको लगा के आप कर सकते हैं, जो कि कंपनीज़ में आपके होता है। प्रॉपर वैक्यूम हो क्या आता है, सिस्टम 5-5 साल क्यों चला करते हैं, वो प्रॉपर वैक्यूम होता है। अच्छे से हर एक काम जो होते हैं, जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना है, सारे काम आराम से करना है। ये छोटी यूनिट है तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हमें जल्दबाजी में काम करना है। आप एक अच्छे टेक्नीशियन हो, आराम से काम करो, थोड़ा कम पैसे कमाओ, या फिर कंपनीज़ में कम भी काम कर रहे हो, किसी भी कंपनी में काम कर रहे हो या किसी भी सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू काम कर रहे हो, तो आपको काम को आराम से ही करना है। छोटी यूनिट है तो ये ऐसा नहीं है कि ये खतरा नहीं कर सकती है। आप अगर गलत तरीके से काम करोगे तो आपको भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो प्रॉपर वर्क करना है। नहीं आता है तो किसी अवेयर टेक्नीशियन के साथ में जाना है, ठीक है, जिसको प्रॉपर नॉलेज हो या जिसने काम ज़्यादा दिन तक किया हो। उसके बाद आप अच्छे से सीख जाओ, फिर करना कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये इसकी वीडियो मैं आपको प्रैक्टिकल की वीडियो में आपको डाल के दे दूँगा, आप प्रैक्टिकल देख लीजिएगा। अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, टाइम शॉर्टेज है, इसलिए मैं आपको प्रैक्टिकल वीडियो नहीं दे पा रहा हूँ। इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ आप सभी से। ये अब थोड़ा सा इरेज कर दूँ ताकि आपको दिखा पाऊँ मैं कि कैसे गैस चार्जिंग करनी है। आपको वीडियो अच्छे से देख लेनी है, 2 बार देख लेनी है, घुमा के देख लेनी है। जो वर्किंग है पूरा वैसे ही करना है, प्रॉपर पूरा गैस चार्जिंग करना है। गैस चार्जिंग करने में ये अगर दिक्कत करोगे, आज आधा घंटा आप बर्बाद कर रहे हो, तो ये आपको लग रहा है कि आधा घंटा बर्बाद हो रहा है, लेकिन आधा घंटा से आप नहीं जानते कि आप जीवन में कितना सीख रहे हो। आपको अगर सिर्फ गैस चार्जिंग आ गया तो गैस चार्जिंग करके ही आप अच्छा खासा अर्न कर सकते हो, लेकिन प्रॉपर आना चाहिए आपको। कहीं पे जाके कस्टमर का नुकसान नहीं करना है और अपने आप की सेफ्टी ज़रूर रखना है। सबसे पहले अपने आप की सेफ्टी, फिर अपने टूल्स की सेफ्टी जो आप टूल्स लेके गए हो, और उसके बाद कस्टमर की यूनिट की सेफ्टी, जो कस्टमर का सामान बनाने गए हो, वो अगर VRF है या फिर पैकेज AC है, विंडो AC है, स्प्लिट AC कुछ भी है, रेफ्रिजरेटर है, तो उसको सेफ्टी रखनी है। और उसके साथ में फिर कोई सेफ्टी रखनी है। सबसे पहले अपनी सेफ्टी। तो अब क्या कर लेते हैं,
दिखा देता हूँ आपको, ये गेज मैनिफोल्ड है। ये हाई प्रेशर साइड है, या प्रेशर गेज है, ये वैक्यूम गेज है या कंपाउंड गेज कहोगे। कंपाउंड गेज इसमें वैक्यूम भी होता है और प्रेशर भी दिखाता है, दोनों चीज़ें दिखाता है, इसलिए कंपाउंड गेज कहा जा रहा है। ये एक लाइन हो गई, एक दूसरी लाइन, ये तीसरी लाइन। आप इसकी वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, मैं फोर्सफुली कह रहा हूँ क्योंकि चीज़ें समझ में आ जाएंगी अच्छे से। ये पोर्ट जो है आपका, ये आपको कंप्रेसर में लगाना है, जो आपका कंपाउंड गेज के सामने नीचे जस्ट दिया है पोर्ट, ये आपको कहाँ लगाना है, NRV में लगाना है या चार्जिंग लाइन में लगाना है। थोड़ा सा कंजेस्टेड हो रहा है यहाँ पे, आपको दिखने में दिक्कत हो रही होगी, समझने में। मैं बता रहा हूँ, चीज़ें सुनिएगा ध्यान से, बिल्कुल से, कि कह क्या रहा हूँ। चीज़ सुन लेनी है अच्छे से। मैं इरेज कर देता हूँ थोड़ा से। ये हमारा क्या है, लिख देता हूँ, ये आपका कंपाउंड गेज है, कंपाउंड गेज CG लिख दिया है। ये आपका प्रेशर गेज है, PG लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ से निकलता है रेफ्रिजरेंट। ये हमारा पहले, सबसे पहले ये जो हमारा कंपाउंड गेज की लाइन है, इसको उठा के हम, देखो हम ऐसे बना दे रहे हैं, ऐसे बना दे रहे हैं, यानी कि ये लाइन कटी नहीं है। ये हमारा कहाँ लग जाएगा, NRV में लग जाएगा या चार्जिंग वाल्व में लग जाएगा। और दूसरी ये जो लाइन है, बीच वाली लाइन है, इसको हम अपने यहाँ से आपको दिखा दे रहे हैं, ये इसे गोल कर दिया है, यानी कि ये यहाँ से लाइन अलग है, बाहर से आई हुई है। ये हमारा वैक्यूम पंप है, यहाँ पे लाइन है, इसमें ला के जोड़ दिया हमने, और यहाँ पे स्विच लगी होती है, इसको ऑन करना है, ये बोर्ड में हमने लगा दिया। वैक्यूम पंप को ऑन करेंगे। वैक्यूम पंप को ऑन करने के बाद यहाँ से वाल्व को हमको खोलना पड़ेगा। वाल्व हमारा बंद रहेगा तो हमारा ये खींच नहीं पाएगा। वाल्व को हमने खोल दिया, यहाँ से क्या किया, वाल्व को खोल दिया। फिर से बता देता हूँ, ये हमारा जो कंपाउंड गेज है, कंपाउंड गेज को उठा के कहाँ लगाना है, चार्जिंग वाल्व में लगाना है। कंपाउंड की दो 3 लाइनें होती हैं, एक हाई प्रेशर साइड में, यानी कि प्रेशर साइड में, PG की साइड में है, एक ये आपका कॉमन लाइन हो गई बीच वाली, एक साइड में आपका ये कंपाउंड गेज हो गया, ये प्रेशर गेज हो गया, PG हो गया, या कंपाउंड गेज हो गया, CG हो गया। और कंपाउंड गेज वाली लाइन उठा के कहाँ लगा दोगे आप, चार्जिंग लाइन में, NRV में। ये चीज़ याद रखना कि कंपाउंड गेज की लाइन जो है वो आपकी चार्जिंग लाइन में लगेगी, वो आपकी CG में लगेगी। और जो बीच की लाइन है, यानी कि कॉमन लाइन है, वो आपकी वैक्यूम पंप में लगेगी। ये वाल्व हमको खोल देना है। कंपाउंड, ये हमारा ऑन करोगे, कंपाउंड गेज का जो ये वाल्व है इसको खोल देना है, इस साइड का वाल्व नहीं खोलना है। ये वाल्व खोल दोगे और आधे घंटे तक वेट करना है, 30 मिनट तक वेट करना है। 30 से 40 मिनट हो जाए, लेकिन इससे कम ना करना। 30 मिनट तो वैक्यूम करना ही करना है सिस्टम को। सिस्टम हमारा वैक्यूम हो गया, 30 मिनट वेट कर लेंगे। 30 मिनट वेट करने के बाद में आप यहाँ से, ये हम अपना वैक्यूम पंप बंद नहीं करेंगे, लिख दे रहे हैं, वैक्यूम पंप बंद नहीं करेंगे, ऑन ही रहेगा। 30 मिनट पूरे हो गए हैं, इससे ज़्यादा हो रहा है, 40 मिनट हो गया लगभग। 40 मिनट के बाद हम क्या करेंगे, अपना हम ये वैक्यूम पंप बंद नहीं करेंगे, बंद नहीं करना है। फिर से बता रहा हूँ, वैक्यूम पंप चालू ही है, उसी कंडीशन में हमने जो ये वाल्व खोला था, इस वाल्व को बंद कर देना है। वाल्व को अच्छे से बंद करने के बाद वैक्यूम पंप बंद कर देंगे। वैक्यूम पंप बंद करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ से जो ये लगाया था हमने, इसको हटा देते हैं और वैक्यूम पंप को हटा के अलग रख देते हैं। याद रखना है, प्रॉपर ऐसे ही जैसे बता रहा हूँ ऐसे ही करना है। ध्यान से देखिएगा, पलट पलट के देख लीजिए वीडियो, लेकिन गलत ना कीजिएगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ये भी इरेज कर देता हूँ। 30 मिनट आपका याद रखना, 30 मिनट से 40 मिनट कर दीजिएगा, लेकिन इससे कम ना कीजिएगा। ये क्या है,
अब ये पोर्ट तो हमने हटा दिया और यहाँ से हमने बंद कर दिया। यहाँ से बंद कर दिया, बंद कर देने का मतलब हुआ कि हमारा रेफ्रिजरेंट इधर से सिस्टम से वापस यानी कि सिस्टम में जो वैक्यूम किया है वापस सिस्टम में गैस नहीं जाएगी। क्यों? यहाँ से हमने बंद कर दिया है तो ये लाइन से खींच नहीं पाएगा। और उसके बाद यहाँ पे हम क्या लगाते हैं, अपना सिलेंडर लगाते हैं। किसका? R22 का, R22 का सिलेंडर लगाते हैं। सिलेंडर लगा के हम यहाँ पे सिलेंडर फिट कर देते हैं। चलो हम सिलेंडर फिट कर देते हैं। यहाँ पे वाल्व लगा होता है, ये वाल्व खुला बंद करने वाला होता है। R22 सिलेंडर को हमेशा उल्टा करके गैस चार्ज करना चाहिए। R22 में नहीं भी करोगे तब भी चलेगा, R22 में नहीं भी करोगे तब भी चलेगा, लेकिन उल्टा करके ही चार्ज करना चाहिए क्योंकि इसमें जो है लिक्विड रेफ्रिजरेंट ही जाए हमारे सिस्टम में। ठीक है, लिक्विड रेफ्रिजरेंट ही जाए, हमारा वेपर जो ऊपर है वो थोड़ा से या कह दो अशुद्ध रेफ्रिजरेंट या कुछ भी है तो वो चीज़ ना जाए। अब R32 की बात करें तो R32 में हमको उल्टा करके ये सिलेंडर जो उल्टा है, सिलेंडर उल्टा करके चार्ज ही करना है, करना ही तो करना है क्योंकि इसमें 2 रेफ्रिजरेंट का मिक्सचर होता है। R125 का होता है और एक रेफ्रिजरेंट और होता है उसका होता है, तो दोनों का एक मिक्सचर होता है, बराबर मात्रा में जाए लिक्विड रेफ्रिजरेंट जाए, इसलिए करते हैं। और इसमें भी हमको उल्टा करके ही चार्ज करना है, कोशिश करेंगे उल्टा करके ही चार्ज करना। नहीं करते हैं तो थोड़ी सी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें ज़रूर करना है। या R जो है 410 में भी करना है। ठीक है, R290 में भी करना है। ये सब मस्ट रेफ्रिजरेंट है, इसमें करना ही करना है उल्टा करके सिस्टम चार्ज। तो हम अपनी आदत ही नहीं बना लें, R22 को भी उल्टा करके ही करना है, अच्छे से होता है। ठीक है, ये उल्टा करके यहाँ से वाल्व को खोल दोगे, यहाँ से आपके सिलेंडर वाल्व को खोल देना है। अब जब सिलेंडर वाल्व को खोलोगे तो यहाँ से रेफ्रिजरेंट यहाँ तक आ जाएगा, लेकिन आगे सिस्टम में नहीं जा पाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने वाल्व को बंद कर रखा है। अब वाल्व को बंद कर रखा है तो वाल्व बंद रहने दो। यहाँ पे पोर्ट को हल्का से खोलना है। यहाँ तक तो रेफ्रिजरेंट हमारा आ गया है, ध्यान से समझते हैं। हमने सिलेंडर को उल्टा कर दिया, सिलेंडर में वाल्व को लगा दिया और सिलेंडर में वाल्व को लगाने के बाद में सिलेंडर वाल्व एक यहाँ पे लगा होता है, उसको खोल देना है। सबसे पहले सिलेंडर के पोर्ट में ये पाइप लगा दिया, समझ रहे हो? जिस भाषा में कहो उस भाषा में समझा दूँ, समझना चाहिए। ये क्या है कि सिलेंडर में एक वाल्व होता है, उसको खोलना पड़ता है, वाल्व से रेफ्रिजरेंट अच्छा ये बताओ, सिलेंडर कहीं अलग रखा है? और तो सिलेंडर अगर अलग रखा है तो उसमें वाल्व लगा होगा तभी तो बंद होगा, तभी तो रेफ्रिजरेंट बाहर नहीं निकलेगा। नहीं, सब सिलेंडर का रेफ्रिजरेंट बाहर नहीं निकल जाएगा। आपके गैस सिलेंडर में रेगुलेटर लगा होता है कि नहीं? तो उसमें भी लगा होता है, एक वाल्व लगा होता है। और अगर कहीं पे कोई पोर्ट नहीं होगा तो लगा के पाइप से रेफ्रिजरेंट निकालेंगे कैसे? तो इसलिए पोर्ट बना होता है। तो पोर्ट में पहले हम कस देंगे, उसके बाद वाल्व को खोल देंगे। जैसे ही खोलेंगे, जैसे ही हम अपने गैस सिलेंडर से रेगुलेटर से गैस को खोलते हैं तो पूरी पाइप में गैस आ जाती है कि नहीं? और आने के बाद जब तक हम चूल्हे के पास से, जो गैस सिलेंडर का चूल्हा है वहाँ से नहीं ऑन करते तब तक गैस जलती है? नहीं जलती ना। तो वही चीज़ करना है, यहाँ से ऑन कर दिया, हमारे पाइप में पूरी गैस आ गई, लेकिन हमने यहाँ से अभी पोर्ट को ऑन नहीं किया है, तो हमारा चूल्हा जलेगा? हमारे सिस्टम में गैस जाएगा? नहीं जाएगा। ठीक है ना? तो चूल्हा जलाने से पहले इसमें एक काम और करना है। सिस्टम में गैस जाने से पहले हमको एक काम और करना है। यहाँ से हमें हल्का सा खोल के ये पाइप में जो हवा है इसको निकाल देना है। इसको निकाल देने, यहाँ पे पर्जिंग कर देना है। हल्का से खोलोगे तो यहाँ से वाल्व तो खोल चुके हो पहले ही, यहाँ पे हल्का खोलोगे और हल्की गैस बाहर निकल जाएगी। निकल गई, वातावरण में चली गई या कहीं भी चला गया, हल्का से पर्ज कर देना, उसी पर्जिंग क्रिया कहते हैं। करने के बाद में अब फिर इसको कस दिया, और कसने के बाद में अब ये पूरा सिस्टम हमारा पहले से वैक्यूम था क्योंकि वाल्व को हमने बंद कर रखा था, याद होगा। यानी कि वैक्यूम पंप बंद करने से पहले हमने वाल्व को बंद कर दिया था, बताया था आपको। अब क्या करना है कि यहाँ तक पर्जिंग कर दिया, पर्जिंग करने के बाद में इस वाल्व को हल्का हल्का खोलना है।
हल्का से खोल देना है। हल्का से जैसे खोलोगे, रेफ्रिजरेंट यहाँ पे वैक्यूम है, पूरा निर्वात है, और जब निर्वात होता है तो वहाँ पे हवा जल्दी जाने की कोशिश करती है। हल्का से खोलोगे तो ये वैक्यूम टूट जाएगा, जो वैक्यूम बना होगा यहाँ पे गेज माइनस में होगा, टूट जाएगा, वो तुरंत सिस्टम में गैस चली जाएगी। हल्की सी जाने के बाद ये गेज को बंद कर देना है और सिस्टम को अपने चालू कर देना है। एक बात याद रखेंगे कि सिस्टम में जो गैस चार्जिंग करेंगे तो हमेशा चालू करके सिस्टम की गैस चार्ज करनी है, ठीक है। ये याद रखेंगे हमेशा कि सिस्टम में गैस चार्ज करनी है तो हमेशा सिस्टम को चालू करके चार्ज करनी है। तो सिस्टम अभी तक बंद था, हल्का से यहाँ से हमने, सिस्टम अभी भी बंद था, हल्का से खोला, वैक्यूम टूट, यहाँ पे जो वैक्यूम माइनस में था वो वैक्यूम टूट गया। अब सिस्टम को गैस चार्जिंग वाल्व को इसको बंद कर दिया, यहीं से चार्ज करना है वाल्व से। अब सिस्टम को चालू कर दिया। सिस्टम को चालू करने के बाद में चीज़ें समझ में आई कि नहीं, फिर से बताऊँ, बता देता हूँ, फिर से देख लीजिए। हमने यहाँ से पर्जिंग किया, पर्जिंग से बता रहा हूँ, फिर से पर्जिंग किया। पर्जिंग करने के बाद में क्या है, पर्जिंग करने में थोड़ा सा रेफ्रिजरेंट निकाल दिया, निकालने के बाद में अब फिर से कस दिया। कसने के बाद में अभी तक हमारा सिस्टम वैक्यूम है, ये जब तक वाल्व नहीं खोलेंगे तब तक गैस इधर से इधर नहीं जाएगी। और इधर से इधर ही गैस क्यों जाती है, क्वेश्चन आपके मन में जितने आने चाहिए वो सब खत्म कर देना। गैस हमेशा इधर से इधर क्यों भागती है, इसलिए क्योंकि सिस्टम को वैक्यूम कर दिया आपने। वैक्यूम करने का मतलब निर्वात कर दिया, वहाँ पे वातावरण है ही नहीं है। जैसे ही खोलोगे तो यहाँ से गैस, इसके अंदर प्रेशर 500 प्रेशर का रेफ्रिजरेंट होता है, इसमें मतलब 500 प्रेशर पे भरा जाता है। यह प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है सिलेंडर का आपके, तो क्या है कि रेफ्रिजरेंट इधर से इधर भागने की कोशिश करे, क्योंकि इसका प्रेशर ज़्यादा है और इसका कम है। आप कहोगे जो पानी है आपका हमेशा ऊँचे से नीचे की तरफ भागता है, या टेम्परेचर है आपका, तो या कह दो कि आप अगर लोहे की छड़ है, आप आग में आगे की साइड रखते हो, आपका हाथ के साइड में क्यों गर्म हो जाता है, क्योंकि हमेशा हीट ऑलवेज फ्लो हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। तो हमेशा ऊंचे से नीचे की तरफ सब लोग भागते हैं। या भागने का मतलब हुआ कि जहाँ आसान होता है उधर ही होता है। तो यहाँ पे निर्वात है, इसलिए कि रेफ्रिजरेंट उधर ही भागने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो यहाँ से वाल्व से खोल दिया हल्का से, यहाँ पे इसका वैक्यूम तोड़ दिया। जैसे वाल्व हल्का से खोलोगे वैक्यूम यहाँ का तोड़ जाएगा, जो जीरो में है वो मतलब माइनस में है वो माइनस से जीरो तक पहुँचने लगेगा। तो ये क्या करना है, खोल के हल्का से बंद कर देना है, फिर रेफ्रिजरेंट इसमें चला गया हल्का से। अब सिस्टम को चालू कर देना है। सिस्टम को चालू करेंगे, चालू होगा 2 मिनट चलेगा, फिर हल्का से वाल्व खोलना है, बंद कर देना है खोल के, हल्का रेफ्रिजरेंट अंदर चला गया, फिर हल्का खोलना है, फिर हल्का बंद करना है। ये चीज़ करते रहना है, कब तक, जब तक हमारा 60 से 70 प्रेशर यहाँ पे शो ना होने लगे। एक चीज़ और, हमें उधर तो देख ही रहे हैं। दूसरी चीज़, इस सिलेंडर को अगर हम वेट मशीन पे रख लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। वेट करके ही हमेशा रेफ्रिजरेंट चार्ज करना चाहिए। लोग करते नहीं हैं, लेकिन प्रॉपर वर्क जो होता है वेट करके ही चार्ज करना है। वेट मशीन आती है 250 से 300 रुपये की, आप ले लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। और हमारा एम्पियर मीटर बताया था टूल्स में, आपको याद होगा। आपका एम्पियर मीटर यानी कि क्लेम मीटर जिसे हम लोग कहते हैं, एक वायर में क्लेम मीटर लगा देना है और वहाँ पे एम्पियर चेक करते रहना है। वो 6 से 0.6 से 0.7 तक क्या है एम्पियर लेना चाहिए, ठीक है। इतना एम्पियर लेना ही लेना चाहिए। अगर इतना एम्पियर नहीं ले रहा है आपका सिस्टम तो फिर समझिए कि आपका रेफ्रिजरेंट पूरा नहीं है, आपका 60-70 प्रेशर आने के रनिंग प्रेशर नहीं होगा। तो रेफ्रिजरेंट को ऐसे ही थोड़ा थोड़ा चार्ज करते रहना है, हल्का खोलना है फिर बंद करना है, हल्का खोलना है बंद करना है, थोड़ी थोड़ी देर पे करना है। जैसे हल्का से खोल दे, रेफ्रिजरेंट अंदर गया, जल्दी से बंद कर देना है, थोड़ी देर सिस्टम चला, 1 मिनट 2 मिनट, फिर हल्का से खोलना है, फिर बंद करना है, फिर थोड़ा सा रेफ्रिजरेंट चला गया। और ये क्रिया थोड़ी थोड़ी करनी है, एक साथ गैस को नहीं चार्ज करना है। एक साथ क्यों नहीं करना है, यहाँ पे जाएगा प्रेशर बढ़ेगा क्योंकि यहाँ से लिक्विड फॉर्म में चार्ज हो रहा है, और जब वो वहाँ पहुँचेगा तो गैस फॉर्म में हो जाएगा, गैसियस फॉर्म में होगा, इसका टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ाएगा। तो वो क्या है कि सिस्टम फटने की या कोई चीज़ की दिक्कत आती है, इसलिए एक बैग नहीं चार्ज करना है, हल्का हल्का ही चार्ज करना है। ये क्रिया पूरी हो जाएगी तो यहाँ से वाल्व को बंद कर देना है
और वाल्व को बंद करके जब प्रेशर यहाँ पे पूरा हो जाएगा तो यहाँ से वाल्व को यहाँ से भी बंद कर देना है अपने गैस से, यानी कि अपने सिलेंडर से, गैस सिलेंडर जिसमें गैस भरे हो सिलेंडर में वहाँ से बंद कर देना है, वाल्व को बंद कर देना है। पूरी गैस चार्ज हो गई हमारी और ये बंद करके यहाँ से पोर्ट को अपने खोल लेना है। पोर्ट को खोल करके निकाल लेंगे और गैस हमारी फिर से एम्पियर मीटर चेक कर लेंगे। आपका दिखाना चाहिए, जो आपका एम्पियर है वो दिखाना चाहिए 6 से 7 के बीच में, ठीक है। 6-7 दिखा रहा है तो फिर ठीक है, अपना प्रॉपर वर्क कर रहा है, चल रहा है। ये थी गैस चार्जिंग। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप बताइएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आपका एक लाइक एक प्यार हमें एक्स्ट्रा मोटिवेट करता है और ऐसे ही वीडियो आपको बार बार लगातार 1000 बार मिलती रहेगी। जी हाँ दोस्तों, धन्यवाद।